गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन अपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की तीसरी क्लास ले रहे हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर तो अपन ने पढ़ लिया था कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी होती है। पदार्थ के अंदर जब ठोस, द्रव और गैस, इनके क्या क्या गुणधर्म है, इनके बारे में बात कर ली थी। फिर अपन ने सेकेंड क्लास के अंदर तापमान और दाब का प्रभाव पढ़ा था। तापमान और दाब के प्रभाव के अंदर ताप, क्वथनांक, गलनांक, ठोस से द्रव अवस्था में होता है तो क्या होता है ना, इनके बारे में बात की थी। पदार्थ चैप्टर था अपने पाठ, पदार्थ का नाम आओ पदार्थ को जाने, है ना। इसके अंदर पदार्थ के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जैसे ठोस अवस्था होती है, कल की क्लास के अंदर ठोस और द्रव और गैस, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है जिनके बारे में बात की थी अपन ने मेनली। इसके अलावा 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, लेकिन मुख्य अवस्थाएं कितनी, 3 ही हैं और 2 अवस्थाएं और हैं जिनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, इनके बारे में ये क्या होती है, इनकी खोज किसने की थी, किसने बताया, किसके बारे में। तो ठोस को अगर अपन उष्मा देते हैं और द्रव को अगर अपन इनको उष्मा देंगे तो क्या होगा, ये ठोस द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को और उष्मा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। और गैस को अगर अपन शीतलता करेंगे, गैस को अगर अपन शीतलता देंगे तो वो क्या हो जाएगी, और गैस द्रव में बदल जाएगी, और द्रव को और शीतल करेंगे तो अपन वो किस में बदल जाएगा, आपके ठोस में बदल जाएगा। तो ये तो अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि ठोस से द्रव बदलना, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, संगलन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। संगलन, है ना, जमना, ये सारी बातें कर ली थी। इसके अलावा तापमान के प्रभाव के संबंध में अपन ने बातें की थी। तो तापमान में क्या होता है, थोड़ी सी एक बात अपन ने टेम्परेचर से संबंधित बात नहीं की थी कि टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो टेम्परेचर को जैसे अगर आपको मैंने कल पैमाने भी बता दिए थे, कौन कौन से 4 पैमाने, तापमान को मापने के 4 पैमाने थे, कौन कौन से थे। एक तो सेल्सियस, दूसरा था आपके केल्विन, और तीसरा था आपके सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ठीक है। और लास्ट अपन ने पढ़ा था कौन सा, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, और एक था र्यूमर। ये आपके 4 प्रकार के पैमाने पर ने बात की थी। अब ये पैमानों में संबंध क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैमाने तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास तक तो ये सेल्सियस और केल्विन ही काम में लेते हैं अपन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर का काम कम आता है। लेकिन एक सूत्र है जिससे अपन इन चारों पैमानों के अंदर संबंध निकाल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, संबंध बता देता हूँ, जिससे अपन किसी, जैसे एक पैमाना दिया हो तो अपन दूसरा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर को, इनको किसे, सेल्सियस को तो क्या तो डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखते हैं, इसको केल्विन को के से लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से और र्यूमर को आर से दर्शाते हैं। आगे बात समझिए, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, ये इनको दर्शाने का तरीका है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, इनका एक सूत्र है जो देखो क्या है, टी का मतलब टेम्परेचर, के का मतलब केल्विन, माइनस 273/5 बराबर TC/5 बराबर TF माइनस 32/9 बराबर TR/4। तो ये आपके क्या है, एक पैमाना है, ये सूत्र है जिसके द्वारा अपन चारों पैमानों के अंदर क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगली बात समझिए, 5 और 9 से क्या मतलब है कि जैसे सेल्सियस होता है वो तो क्या होता है, उसके अंदर 1 से लेकर 100 तक होता है, ठीक है ना। और जो फ़ारेनहाइट, ये आपके क्या कहते हैं इसको, फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट होता है आपके 40 से लेकर 180 तक होता है, 0 से लेकर 1 से लेकर 180 तक होता है। और आपके ये र्यूमर होता है वो 1 से लेकर सिर्फ 80 तक होता है। तो अगर अपन इसको 20 से काटते हैं तो 100 को 20 से काटते हैं तो कितनी बार जाता है, 5 बार। 180 को काटेंगे तो 9 बार, और ये इसको काटेंगे तो 4 बार। तो ये क्या होता है, इनका तापमान का अनुपात क्या था, 5:9:4। तो यहाँ पे 5, 9 और 4, र्यूमर के नीचे 4 लिखा हुआ अपने, फ़ारेनहाइट के नीचे 9 लिखा हुआ है, और सेल्सियस के नीचे 5 लिखा हुआ है। और केल्विन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कि एकमात्र पैमाना जो धनात्मक रूप में चलता है, तो इसको 273 से स्टार्ट करते हैं। 273 बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है ना, 273.15 केल्विन। ये क्या है, आपके एक्यूरेट पैमाना है जो केल्विन के अंदर मापने के लिए। अगर आपको जैसे कोई पैमाना दे दिया कि इसको अगर आप किस में बदलें, 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया आपको, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इसको आपको कहते हैं कि फ़ारेनहाइट, ये केल्विन में बदलिए। तो अपन केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन क्या होता है,
0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है। 9th क्लास का स्टैंडर्ड तक बता रहा हूँ मैं आपको, केल्विन और सेल्सियस तक ही आता है। बाकी 11th और 12th में पढ़ते हैं तो ये आपके र्यूमर के फ़ारेनहाइट इनके सबको कन्वर्ट करना आता है। तो 9th क्लास तक तो क्या है आपके ये 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या है 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर आपको कह दिया जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलिए तो अपन क्या करेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 273 में कितना जोड़ देंगे अपन? 273 प्लस 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस 25 273 के अंदर अगर हम 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 9 298 केल्विन हो जाएगा। कितना? 298 केल्विन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपके केल्विन में बदल लिया। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को 298 केल्विन कह सकते हैं अपन। या फिर अगर आपको दे दिया जाए केल्विन के अंदर पैमाना दे, आपको कहे कि इसको आप सेल्सियस में बदलिए। जैसे आपको कह दिया कि ये 310 केल्विन को आप सेल्सियस में बदलिए। 310 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। तो अपन क्या करेंगे? 310 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन? 310 में से क्या घटा देंगे अपन? 310 में से 273 घटा देंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आपके सेल्सियस में पैमाना आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 27 और 10 37 डिग्री सेल्सियस पैमाना होगा। 310 केल्विन का हो चाहे 37 डिग्री सेल्सियस का हो, एक ही बात है। कितना? 310 केल्विन बराबर क्या हो जाएगा आपके? 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में आसानी से समझ में आ जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? आपके ये दो ही पैमानों में अंतर करना समय है सिलेबस तक कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। सिंपल सा है। एक एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, फिर आप ट्यूशन कर लेना, आपको किताब में दिए हुए आसानी से हो जाएंगे। जैसे आपको कह दिया कि 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो क्या करेंगे अपन? 100 क्वेश्चन है आपके ये 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। तो कैसे बदलेंगे अपन 127 को केल्विन में बदलने के लिए? क्या करना है? केल्विन में अपन को पता है कि केल्विन बराबर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है 273 केल्विन होता है। तो अगर अपन इसको अपन किस में बदलें? 127 को बदलना है तो अपन क्या करेंगे? 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो क्या करेंगे? 127 प्लस 273 केल्विन 127 प्लस 273 कितना हो जाएगा आपके? 127 और 273 कितने हो जाएंगे? 300 और 1 400 डिग्री 400 केल्विन हो जाएगा। कितना हो गया? 127 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा? 400 केल्विन के। अगर आपको ये तो हो गया सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको केल्विन में दिया हुआ है पैमाना, उसको अगर अपन को सेल्सियस में बदलना है तो वो कैसे करेंगे अपन? जैसे आपको दे दिया कितना? 410 केल्विन को सेल्सियस 410 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे आप 410 केल्विन को? तो 273 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 410 में से आप क्या घटा लोगे? 273 घटा लोगे तो कितना बचेगा आपके? 127 और 137 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना। 137 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा आपके? सेल्सियस में पैमाना। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? नहीं आई है तो एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना, आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपका एक छोटी सी बात थी जो कल मैं बताना भूल गया था, वो आपको आज बता दी, तापमान से संबंधित। और ये एक सूत्र है जो आप उतार लेना कॉपी में। हालांकि आपके तो ये यहीं तक काम आएगा, फ़ारेनहाइट और र्यूमर से संबंधित नहीं आते हैं, तो फिर भी आप ध्यान रखेंगे चीज़ें। ये तापमान से और दाब से संबंधित बातें हो गई थी, है ना। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आपके आता है, तापमान और दाब के बाद में आता है वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण, वाष्प क्या होती है? बताया था मैंने कि अगर अपन द्रव को
गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं क्वथनांक तक, तो वो क्या हो जाता है, भाप बनकर उठने लग जाता है, वो वाष्प अवस्था कहलाती है। अब वाष्प अवस्था कैसे होती है, जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं वाष्प अवस्था। जैसे अपन देखते हैं कि आप दोपहर में या फिर एक बर्तन पात्र के अंदर अगर अपन जल भर के रख देते हैं, तो अपन देखते हैं कि उसकी मात्रा, जैसे धूप में आप रख दो, है ना, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि काफ़ी समय बाद में वापस जाएंगे। शाम को अपन सुबह रख के देख लो आप, शाम को फिक्स आयतन, जैसे अपन ने एक बीकर लिया, इसके अंदर यहाँ तक अपन ने पानी भर दिया, ठीक है ना, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, फिर इसको अपन ने धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद फिर अपन वापस देखते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, धूप में रखने के बाद में अपन वापस देखेंगे तो ये क्या होगा आपके, वापस शाम को देखेंगे तो इसके अंदर से कुछ मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों हुई, क्योंकि अपन ना तो इसको गर्म किया पानी को, क्या हुआ इसके अंदर ये जो जल था वो भाप बनकर क्या हो गया, वाष्प बनकर उड़ गया। मतलब वाष्पीकरण की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण वह होता है जिसके अंदर क्वथनांक से कम तापमान के ऊपर जल का वाष्प बनकर उठ जाना, वो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की क्रिया। अगर अपन उतना क्वथनांक किसे कहते हैं, कल बात की थी परिभाषा, याद होगी आपको, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिसके ऊपर द्रव अवस्था को किसमें बदला जाए, वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में बदला जाता है, तो वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो वाष्पीकरण क्या होगा कि क्वथनांक से कम ताप पर अगर अपन किसी द्रव को वाष्प अवस्था में वो बदल जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम ताप पर जैसे कोई पदार्थ वाष्प अवस्था में बदल जाता है, द्रव पदार्थ, तो वो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। वाष्पीकरण के और एग्जाम्पल जैसे अपन देखते हैं गर्मियों में क्यों अपन हमेशा जैसे कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े क्या होते हैं, कपड़ों के अंदर जो जल की बूंदें होती है, जैसे कपड़ा गीला होता है तो अपन उसको सुखाते हैं तो वो कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, एकदम सूख जाता है, तो उसके अंदर जो जल था वो कहाँ गया, वो हवा के संपर्क में आने से वो जल क्या हो गया, वाष्प बनकर उड़ गया। इसी प्रकार जैसे अपन एसीटोन होता है, एसीटोन नाम सुना हुआ, एसीटोन जो अपन देखते हैं घरों के अंदर काम आता है आपके, एसीटोन ये औरतें रखती है नेल पॉलिश को साफ करने, नेल पॉलिश लगाते हैं नाखूनों पर, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एसीटोन आता है जिसको उसको लगाने से वो नेल पॉलिश हट जाती है। अगर अपन हथेली पे लेंगे तो वो एकदम ठंडा लगेगा आपको, है ना, बिल्कुल ठंडा होगा। वो इतना ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने हथेली और वायु के संपर्क में आने से एकदम क्या होता है, वाष्प अवस्था में बदल जाता है, जिससे वो शीतलता उत्पन्न करता है। जैसे अपन गर्मियों में देखते हैं जो मिट्टी का सुराही होती है या फिर मिट्टी का घड़ा होता है, उसके अंदर अपन गर्मियों में पानी डालते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का कारण क्या, यही सारी सभी ये वाष्पीकरण पर आधारित हैं एग्जाम्पल, है ना। गर्मियों में घड़े में पानी रखा हुआ ठंडा होना, इसके अलावा गर्मियों में कपड़े सूख जाना, ये सारी क्रियाएं किसके कारण होती है, आपके वाष्पीकरण के आधार पर। शीतलता, है ना, पानी क्यों हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर हल्के हल्के पोर छिद्र होते हैं, वो छिद्र वायु के संपर्क में आने से वो जल अगर बाहर आता है तो वो जल और वायु के दोनों के संपर्क में आने से वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जिससे वो मिट्टी का पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये सारी वाष्पीकरण की शीतलता की क्रियाएँ हैं। अगली बात समझ में, वाष्पीकरण और शीतलता से संबंधित क्रियाएं होती है। गर्मियों में कपड़े सुखाने पर वो सूख जाते हैं। तो अब ये वाष्पीकरण के बाद में आपके वाष्पीकरण तो आगे बात समझ में, एसीटोन को अगर हम हाथ में लेते हैं, गर्मियों में घड़े में पानी भर के रखते हैं, या फिर गर्मियों में कपड़े सुखाते हैं, या सर्दियों में किसी में भी जैसे कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों के अंदर जो जल है वो बाहर निकल जाता है और वो सूख जाता है, तो वो पानी कहाँ गया, वो वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ गया। अगली बात समझ में, तो वाष्पीकरण की क्रिया हुई क्वथनांक से कम ताप पर, वे ताप क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का वाष्प अवस्था में बदलना प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद में वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अगला हेडिंग है आपके, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहला कारक है आपके सतह क्षेत्र बढ़ने पर। मतलब जैसे अपन देखते हैं सतह का मतलब क्या, ऊपर का जो क्षेत्र है वो बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण की गति तेज हो सकती है या कम हो सकती है। तो बढ़ाने पर जैसे अपन देखते हैं कपड़े सुखाते हैं तो देखते हैं आपके माता जी या फिर जो भी आपकी सिस्टर है बड़ी, या फिर आप कोई भी जैसे कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सुखाने के बाद में घर वाले कहते हैं कि कपड़े को एकदम पूरा खोल के सुखा देना, है ना। या फिर अपन जैसे एक तो आप सिकुड़ के डाल दो आप,
तो वो क्या सूखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर अपन उसको सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर मतलब पूरा खोलकर है ना सुखाएंगे तो वो आसानी से सूख जाएगा। क्यों कि अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वो ज़्यादा वायु के संपर्क में आएगा, जिससे जल्दी उस द्रव की क्या होगी, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अगर अपन धूप में सुखाते हैं तो धूप में वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है धूप का, जिससे वो जल आसानी से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो पहले क्या, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर दूसरा कारक है आपके तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, तापमान टेम्परेचर तो अपन ने बात की हुई है कि टेम्परेचर में अगर वृद्धि होगी तो वो जल्दी सूखेगा, है ना, जल्दी वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी। तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। जैसे अपन छाया में सुखाते हैं कपड़े तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, तापमान कम रहता है। धूप में सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। नंबर 2 गया। नंबर 3 है आपके तापमान के बाद में आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी की आर्द्रता क्या होती है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्द्रता का मतलब है कि अपने आसपास के वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता मतलब अपने आसपास के वातावरण में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। जल वाष्प की मात्रा से संबंधित क्या है, जिसके अंदर आर्द्रता, जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता। अब जितनी आर्द्रता ज़्यादा होगी तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे जल वाष्प होगा तो वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा। आर्द्रता ज़्यादा होने से क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी, और आर्द्रता कम होगी, जितनी कम होगी आर्द्रता तो वाष्पीकरण की गति भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी, मतलब आर्द्रता में जितनी कमी होगी तो वाष्पीकरण की गति भी उतनी तेज होगी। तो आर्द्रता में कमी वाष्पीकरण की गति को बढ़ा देता है। अगला है नंबर 4 आपके वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि। अब वायु की गति में वृद्धि से क्या मतलब हुआ कि वायु की गति में वृद्धि से मतलब है कि जैसे अपन किसी चीज़ को, जैसे घड़े को रखते हैं, पानी भर के सुराही को रखते हैं, तो अगर वहाँ पे जैसे हवा नहीं आएगी तो अपन देखते हैं घर में गर्मियों में वो क्या करते हैं, घड़े को हवा में रखते हैं, बाहर रखते हैं रात भर, जिससे क्या होता है वो ज़्यादा हवा आएगी तो वो ज़्यादा उसके कणों के अंदर से वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, वो पानी ज़्यादा ठंडा होगा। या फिर कपड़ों को सुखाते हैं तो तेज़ हवा आती है तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो हवा की गति में वृद्धि हो जाएगी, वायु की गति में वृद्धि हो जाएगी तो उसका वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपके कितने हो गए, आपके 4 कारक हो गए, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, कपड़े को अगर अपन खोल के ज़्यादा सुखाएंगे तो जल्दी वाष्पीकरण की क्रिया तो वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। आर्द्रता में कमी होगी, मतलब जल वाष्प में कमी होगी तो वो क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण की गति तेज हो जाएगी। और वायु की गति में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर और तेज हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपके वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हो गए। अब इसके बाद में वाष्पीकरण से संबंधित एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आता है आपका सीधा कि आपके सीधा क्वेश्चन आता है कि जैसे आप कारण बताइए, जैसे आप पूछते हैं कारण बताइए कि घड़े में रखा पानी जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि गर्मियों में या फिर गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं सर्दियों की बजाय, ऐसा क्यों होता है, कारण बताइए। तो ये सभी क्या है, कारण आपके वाष्पीकरण के कारण होता है, शिथिलता के कारण होता है कि वायु का संपर्क बढ़ जाता है जिससे वो जल्दी सूख जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है जिससे क्या होता है, पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। ये सारे कारण किसके हैं, वाष्पीकरण के। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपकी किताब के पीछे, अभ्यास प्रश्नों में दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया कि वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगली बात हमने अब इसके आगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ये तो हो गई आपकी सारी चीज़ें। अब इसके अलावा पदार्थ की अवस्थाओं की बात कर रहे थे अपन, तो पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित क्या है, मैंने कहा था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन 3 तो क्या होती है, महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी पदार्थ की 3 अवस्थाएं बात कर ली थी अपन ने, ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। इससे संबंध में तो अपन ने बातें कर ली थी, ठोस, द्रव और गैस। अब इसके अलावा क्या और हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस से संबंधित बातों के बाद में आपके दूसरी नंबर 4 अवस्था है, एक तो आपके प्लाज्मा और नंबर 5 है अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BEC, है ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। ये क्या होती है,
ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन ले लेते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाओं के अंदर प्लाज्मा क्या होती है, फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा क्या होते हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले प्लाज्मा के कण वो होते हैं जो अत्यधिक ऊर्जा वाले एवं अत्यधिक ऊर्जा एवं उत्तेजित कणों को अपन क्या प्लाज्मा अवस्था के अंदर रखे जाते हैं। वे कण जो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, एनर्जी जिनकी ज़्यादा होती है वो उत्तेजित होते हैं, तो उत्तेजित कणों को अपन रखते हैं। और जो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो और ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे इसके प्लाज्मा का एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे अपने घरेलू बल्ब होते हैं, बल्ब या फिर आपके जो लाइट होती है फ्लोरोसेंट लाइट है ना, उनके अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर अपन देखते हैं कौन सी गैस भरी रहती है, हीलियम या फिर नियोन। क्या भरी रहती है, हीलियम और नियोन गैसें भरी रहती है। हीलियम फ्लोरोसेंट लाइट, जो अलग अलग कलर की लाइटें आती है फ्लोरोसेंट लाइट है ना, डेकोरेशन के अंदर जो लाइटें आती है, या वाइट कलर की एलईडी बल्ब या फिर आपके जो ट्यूबलाइट आती है, उनके अंदर कौन सी गैसें भरी रहती है, हीलियम या नियोन गैसें। अब उन नियोन गैसों के अंदर क्या होता है, अपन देखते हैं कि जैसे अपन उसका स्विच ऑन करते हैं बल्ब का या फ्लोरोसेंट लाइट का, तो उससे क्या हो जाता है, बल्ब के अंदर जो ऑन करेंगे तो जो उसके अंदर वो फिलामेंट होता है वो गर्म होता है, तो उसका बल्ब के आंतरिक तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो प्लाज्मा के कण में क्या होती है, अत्यधिक एनर्जी, और उसके एनर्जी मिलने से वो क्या कण क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने से उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश, अलग अलग प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर कण क्या कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित एवं अत्यधिक एनर्जी वाले कण होते हैं, जिनका उपयोग अपन जैसे ये हीलियम या नियोन है, इनका उपयोग जैसे अपन बल्ब के अंदर फ्लोरोसेंट लाइट के अंदर उपयोग में लेते हैं। तो प्लाज्मा का क्या हो गया, आपके अत्यधिक ऊर्जा वाले और उत्तेजित कणों को क्या कहते हैं, अपन प्लाज्मा के कणों के रूप में रख सकते हैं, जिनका उपयोग बल्ब के अंदर, फ्लोरोसेंट लाइट के अंदर, डेकोरेशन लाइट के अंदर, इनके अंदर उपयोग करते हैं, जिससे हीलियम और नियोन के गैसों का उपयोग करते हैं, जो तापमान बढ़ने से क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं कण, और बहुत ज़्यादा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होते हैं। आगे बात समझ में, तो ये तो होगी आपके प्लाज्मा के संबंध में बात। इसके अलावा दूसरी है आपके लास्ट 5वीं अवस्था है, आपके नाम बता दिया मैंने, आपको याद हो गया होगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। शॉर्ट नाम याद रखना, है फुल फॉर्म में भी आ सकता। 5वीं अवस्था क्या है, BEC का पूरा नाम पूछिए, क्वेश्चन आ सकता, बताइए, है ना। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले विचार दिया था वैज्ञानिक हुए थे, अपने बहुत फेमस वैज्ञानिक हुए थे, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस। क्या नाम था, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस, शॉर्ट में कहते हैं SN बोस, है ना। सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ के अंदर 5वीं अवस्था का विचार दिया था। कौन सी अवस्था, पदार्थ की 5वीं अवस्था का विचार किन्होंने दिया था, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस ने। कब दिया था, सन 1920 के अंदर। कब दिया था, सन 1920 के अंदर। फिर इन्हीं के विचारों को, या फिर ऐसे विचार वैज्ञानिक, बहुत ही प्रसिद्ध दर्शन वैज्ञानिक हुए थे, कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इनके बारे में विचार दिया था कि पदार्थ के अंदर एक और अवस्था हो सकती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और विचारों का समर्थन भी किया था बोस आइंस्टाइन, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो 5वीं अवस्था के बारे में किसने बताया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इन्होंने इसके बारे में बताया था। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इस 5वीं अवस्था के बारे में बताने वाले अमेरिका के 3 वैज्ञानिक हुए थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, कौन, अमेरिकी वैज्ञानिक हुए थे 3, जिनको क्या मिला हुआ है, इस अवस्था के खोज के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार, सबसे उच्च पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, जो है रसायन के क्षेत्र में इनको मिल चुका है। ये क्या 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है हर वर्ष, है ना, 6 क्षेत्र के अंदर। तो अमेरिका के 3 वैज्ञानिक हुए थे। कितने वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिकों ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में अपना विचार और अवस्था के बारे में बताया, तो इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले इसके विचार के बारे में किसने बताया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने, और सत्येंद्रनाथ बोस के बाद में बताया था आपके सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके विचारों का समर्थन भी किया और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताया।
इसके अलावा अमेरिकी 3 वैज्ञानिकों ने किसके बारे में, ये बोश आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताया। 5वीं अवस्था की पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है, तो इस अवस्था को खोज के बारे में बताने पर 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आगे बात समझ में, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं के बारे में अपने पूरा डिटेल में बात कर ली है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। फिर चौथी अवस्था प्लाज्मा और लास्ट अवस्था 5वीं अवस्था बोश आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। प्लाज्मा तो नियॉन और हीलियम से जो तापमान बढ़ने से उत्तेजित होने से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित कण होते हैं अत्यधिक एनर्जी वाले। तो प्लाज्मा के ये बोश आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताया आपके कि इन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और 3 अमेरिकी विद्वानों रसायनज्ञों को क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो अपन ये बात कर रहे थे वाष्पीकरण से संबंधित। तो वाष्पीकरण से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, वाष्पीकरण से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कारण बताइए कि जल्दी क्यों सूख जाते, कपड़े को अगर अपन फैला कर सुखाएं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर शीतलता कैसे आ जाती है ना, पानी ठंडा कैसे हो जाता है, एसीटोन को हथेली पर लेते ही वो क्या ठंडा क्यों लगता है, ये सारे कारण हैं। ये सभी कारणों का एक ही उत्तर आपके वाष्पीकरण के कारण होता है कि वो जो सतह बढ़ने से क्या हो जाता है, हवा के संपर्क में आने से उनके अंदर जो छिद्र होते हैं जो वायु के संपर्क में आकर मिट्टी को क्या ठंडा करते हैं, जिससे जो जल होता है वो आसानी से ठंडा हो जाता है। ये सारे कारण आपके इसी संबंधित हैं। इसके अलावा अपन ने इस चैप्टर, ये आपके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इस एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ आपको 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर जो अपन ने पहले पढ़ा है सरसरी नज़रों से। सबसे पहले अपने पदार्थ के बारे में बात की। पदार्थ क्या होता है, अपने चारों ओर का जो भी वातावरण के अंदर पाए जाते हैं, सजीव या निर्जीव, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। और पदार्थ और प्राचीन दार्शनिकों ने भी बताया कि अपने शरीर का निर्माण किसे 5 तत्वों से मिलकर बना है, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, इनसे, है ना, इसके बारे में बताया। फिर इसकी कुछ विचारधाराएं पढ़ी। फिर अपन ने पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में बातें की। ठोस ठोस के कणों के मध्य अवकाश बहुत कम होता है, गैस के कणों के मध्य थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस के कणों के मध्य ज़्यादा होता है, और द्रव के कणों के मध्य ठोस से क्या होता है, अवकाश थोड़ा कम होता है, और गैस से ठोस के कणों से मतलब आकार क्या होता है, मैं वापस बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी। ठोस, द्रव और गैस, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। ठोस, द्रव और गैस के अंदर ठोस के कणों के मध्य अवकाश क्या होता है, बहुत कम होता है, कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, है ना, गैप बिल्कुल कम होता है ठोस के कणों के मध्य। और द्रव के कणों के मध्य थोड़ा ठोस से ज़्यादा होता है, और गैस के कणों के मध्य तो क्या होता है, गैप बहुत ज़्यादा होता है। अगली बात समझिए, आकार, आयतन, गुण, विश्रण, संपीड्यता, ये सारे अपन ने बातें कर ली है इसके बारे में, पदार्थ के गुणों के बारे में। फिर अपन ने इसके बाद बात की थी पदार्थ के अंदर, पदार्थ के गुणों के बाद में बात की थी अपन ने तापमान के बारे में। तापमान क्या होता है, तापमान का आज आपको मैंने पूरे डिटेल में बता दिया कि तापमान के कुछ पैमाने होते हैं, जैसे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ये सारी परिभाषाएं अपन ने बात कर ली। गलनांक वेग ताप जिसके ऊपर ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, क्वथनांक वेग ताप जिसके ऊपर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलता है या वाष्प में बदलता है। फिर उसके बाद में तापमान से संबंधित प्रक्षुब्ध ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को जो गलनांक या ताप दिया जाता है, तो जो गुप्त ऊष्मा होती है उस गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं अपन, संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा। और फिर दूसरी पढ़ी अपन ने वाष्पीकरण की प्रक्षुब्ध ऊष्मा, वाष्प की प्रक्षुब्ध ऊष्मा। तापमान के पैमानों को कैसे मतलब केल्विन में दिया हुआ था उसको कैसे सेल्सियस में बदलते हैं, और सेल्सियस में दिया हुआ था उसको अपन कैसे केल्विन में बदलते हैं। तो सेल्सियस में दिया हुआ होता है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सेल्सियस प्लस 273 जोड़ देते हैं, तो वो आपकी किस में हो जाता है, केल्विन में बदल जाता है। और अगर आपको केल्विन में दिया हुआ होता है तो उसके अंदर अपन केल्विन में दिया हुआ होता है तो उसमें से अपन 273 क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस में बदल जाता है। आगे बात समझ, पैमाना से संबंधित ये आपके इंपॉर्टेंट संबंध ध्यान रख लेना। अगर केल्विन में दिया हुआ होता है, जैसे आपके इक्वेशन दिया हुआ किताब के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस को आप किस में बदलिए, केल्विन में बदलिए, तो अपन क्या करेंगे 25 प्लस 273 करेंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 299 केल्विन आ जाएगा, है ना। आगे बात समझ में, अगर केल्विन में दिया हुआ है सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन माइनस 273 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके सेल्सियस में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में अपन ने बात कर ली वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान बढ़ने पर, आर्द्रता में कमी होने पर, वायु की गति तेज होने पर, सतह के क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इनके बारे में पढ़ लिया। वाष्पीकरण के कारण क्या क्या हैं, पानी में शीतलता, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, एसीटोन को हथेली पर लेकर ठंडा क्यों हो जाता है। एसीटोन क्या काम आता है, नेल पॉलिश को साफ करने में,
है ना। इससे संबंधित अपने बातें कर ली। फिर उसके बाद में अपन ने बात की कि आपके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था कौन कौन सी है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है, फिर पांचवी अवस्था क्या होती है, चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टाइन कंडस्टेंट, जिसके बारे में सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। अमेरिकी 3 वैज्ञानिकों को क्या है नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया इससे संबंधित, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने इस चैप्टर में पढ़ ली, पदार्थ से संबंधित बातें कर ली, पूरी पदार्थ के एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली, है ना। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एनसीईआरटी किताब का पहला चैप्टर कक्षा 9th का। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ समस्या हो तो इस वीडियो को, आपके जो वीडियो बनाए हुए हैं उनको आप रिवाइज करके देख लें। अगर कुछ छूट जाता है तो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा आपको। और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें वीडियो, है ना, ग्रुप के अंदर, तो मैं आपको वापस समझा दूंगा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। ओके, गुड लक। आपके ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आज। कल से अपन नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, गुड लक, थैंक यू, धन्यवाद।